दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है ज़िंदगी गुलजार। इस दौड़ते जगमगाते दिल्ली शहर के दूसरे छोर पर आज रात रिद्धिमा की शादी थी और इस छोर पर अपने हॉस्टल की खिड़की पर टेक लगाए मैं कहीं दूर आसमान ताक रही थी। रिद्धिमा मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बचपन की साथी, माई ओनली बडी। बचपन से हम दोनों एक साथ ही बड़ी हुई थी। घर हो या स्कूल, क्लास हो या कैंटीन, हमने हर सफ़र साथ तय किया। एक दूसरे से पसंद कराए बगैर कभी भी शॉपिंग नहीं की थी हमने। और आज उसके जीवन के इतने बड़े पड़ाव पर, इतने बड़े मौके पर मैं उसके साथ नहीं थी। उसने मुझे ऐसे दूर छिटक कर फेंक दिया जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं हूँ, बल्कि एक लिज़लिज़ा एहसास हूँ जिसे वह कभी महसूस करना भी नहीं चाहती। मगर मेरे लिए तो वह अभी भी मेरा ही एक हिस्सा है, मेरे शरीर का एक हिस्सा, दिल में बसी एक मीठी सी याद। उसके लिए मुंह से अनायासी एक दुआ निकली, जहाँ रहो खुश रहो, हमेशा खुश रहो रिद्धिमा, हमेशा खुश रहो। बाहर घिरे बादल यकायक बरस पड़े। लगा जैसे आसमान ने दुआ कबूल कर उस पर बरसा दी हो। तभी फ़ोन पर नोटिफिकेशन बजा। खिड़की बंद कर फ़ोन उठाया तो देखा आयुष का मैसेज था। हाय, कल लंच पर मिल रहे हैं ना? नहीं, कल कुछ काम है। बहाने मत बनाओ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कल तुम फ्री हो। तुम्हारी मॉम का फ़ोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। क्या कहना है उन्हें? मैंने कह दिया कि हम कल लंच पर मिलने वाले हैं, वहीं से आपको वीडियो कॉल कर लेंगे ताकि मम्मा को सेटिस्फेक्शन हो कि हम दोनों साथ हैं। मॉम का नाम सुन मैंने हाँ की तो आयुष ने स्माइली भेज दी। आयुष मेरा स्कूल फ्रेंड था, एक आयुष ही तो था जो मेरी दिल की हर बात को समझता था, जो मुझे अच्छी तरह समझता था, जिसके सामने मुझे किसी झूठ को जीने की, किसी नकाब में छिपने की कभी भी ज़रूरत नहीं थी। जैसी हूँ वैसी बनकर रह सकती थी। रात गहराती जा रही थी। सोने से पहले हाथ फिर उसी फ़ोटो एल्बम की ओर बढ़ चले जिसमें आजकल मेरी सारी की सारी दुनिया सिमटी हुई थी, जिसको देखकर सोना किसी मीठी लोरी को सुनने जैसा लगता था। मैं अक्सर यही करती थी। कुछ शुरुआती पेज पलटने के बाद एक फ़ोटो पर नज़रें रुक गई। दो चोटी बांधे, ऊंची फ्रॉक पहने, झूले पर बैठी 5-6 साल की दो छोटी सी लड़कियां, रिद्धिमा और मैं। हाँ, हम दोनों ही थे, खिलखिलाकर हंसते हुए। उसे देखकर मेरी गीली आंखें भी हंसती। तब वह मेरठ में मेरे पड़ोस में रहा करती थी। हम दिन भर साथ रहा करते थे और पूरा दिन खेलते थे, साथ खाने पीना, खेलना और सब कुछ। कुछ पन्नों बाद एक दूसरा फ़ोटो, शिमला के खूबसूरत व्यू पॉइंट पर हंसते मुस्कुराते मॉम, डैड और उनके साथ खड़ी थी एक छोटी सी 10 साल की बच्ची। कुछ धुंधली यादें सामने आ खड़ी हुई। मैं लगातार रो रही थी। रिद्धिमा को भी ले चलो ना मॉम, मुझे उसके बिना कहीं नहीं जाना, मुझे मज़ा नहीं आता उसके बिना। अच्छा, जब ससुराल जाएगी तो भी क्या उसे साथ लेकर जाएगी? मॉम ने मुझसे मजाक किया था। हाँ, लेकर जाऊंगी, ज़रूर लेकर जाऊंगी, मैं तुनक्कर बोली थी। फिर तो हो चुकी तुम्हारी शादी, फिर तो तेरा दूल्हा तुझसे ब्याह नहीं करेगा तो ना करे। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ, मैं रिद्धिमा से ही ब्याह कर लूँगी। मॉम ने मेरे सिर पर चपत जड़ी थी। चल पगली, लड़कियों के आपस में ब्याह नहीं होते, समझा? लड़कियों के लड़कों के साथ ब्याह होते हैं। तब कहाँ पता था कि मॉम का वह मजाक भविष्य की परछाई दिखा रहा था, मुझे आईना दिखा रहा था। जब वह हमारे पड़ोस से शिफ्ट हुई तो मैं कितना रोई थी, लेकिन एक ही स्कूल और क्लास होने की वजह से मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली थी।
उससे हमारा साथ बना रहा। एल्बम के कुछ और पन्ने पलटे मैंने। 12वीं क्लास की एक तस्वीर थी। 12वीं क्लास के पिकनिक की ग्रुप फ़ोटो। उसमें मैं, रिद्धिमा, आयुष, दीपेश, साक्षी सभी झरने के पास खड़े थे, एक दूसरे का हाथ थामे। मैं रिद्धिमा का हाथ थामना चाहती थी, मगर वह दीपेश का हाथ पकड़े खड़ी थी। ये छोटी सी बात मुझे बेहद चुभ रही थी। और जब आयुष ने अनजाने में मेरा हाथ पकड़ा था तो कितना अजीब सा लगा था। शायद मुझे अच्छा नहीं लगा था। उसकी हथेलियों की छुअन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। मन किया झटक दूं उसका हाथ, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तब कुछ हिला था भीतर से, कुछ तो अलग था जिसे मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई थी। उन दिनों मन में कुछ अजीब तरह के ख़यालात आते जाते थे। कुछ सवाल सिर उठाने लगे थे जिनके जवाब नहीं मिलते थे। इससे पहले लाइफ में जब भी कंफ्यूज हुई, करियर, दोस्तों या ड्रेसेस को लेकर, मॉम होती थी हमेशा मुझे उससे बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वह मुझे अच्छी तरह से समझती थी, मुझसे बेहतर मुझे समझती थी। मगर ये सवाल मन की किस गहराइयों से, किसी ऐसे गहरी घाटी से उठ रहे थे जहाँ वे भी नहीं झांक सकती थी। पता नहीं हमारे मन के भीतर परत दर परत कितनी भावनाएं, कितनी सारी बातें, कितने रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें हम खुद भी कभी नहीं जान सकते। वे परतें तभी खुलती हैं जब बाहर कोई तेज़, बिल्कुल तेज़ आंधी चलती है। उस रात चली आंधी से कुछ इशारे मिले थे। कैंप फायर के दौरान साक्षी कुछ लड़कियों के साथ कोई बचकाना खेल खेल रही थी। वह कह रही थी, अगर तुम्हारे नाम में उस लड़के के नाम का प्रथम अक्षर यानी कि पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है जिसे तुम लाइक करती हो, तो समझ लो तुम्हारी लाइफ सेट है, तुम्हारी जोड़ी उसी के साथ पक्की है। सब लड़कियां अपने अपने नाम से किसी न किसी चहेते का नाम जुड़ा देखकर खुश हो रही थी, और जिनका नहीं मिल रहा था उनके चेहरे लटक गए थे। वारी दुनिया, क्या बचकाना खेल है। मानसी तू भी आना, देख कितना मज़ा आ रहा है। यह क्या बकवास है, मुझे ऐसी गेम बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नहीं खेलना ये सब। मुझे ऐसी फालतू चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग ही खेलो। बकवास नहीं है डियर, ज़रा करके तो देखो, एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड है। हाँ सच कह रही हूँ, देखना तेरे नाम में ए आ रहा है, ए फॉर आयुष। साक्षी ने कहा तो सब खिलखिलाने लगे। हमें तो पहले से पता था कि आयुष और तुम्हारा कुछ तो चल रहा है, कुछ तो है। चलो आज पक्का भी हो गया, सब कहने लगी और खिलखिलाने लगी। गुस्से से मेरा चेहरा तमतमा उठा। आयुष और मैं, छी बिल्कुल नहीं। वह अच्छा दोस्त था, मगर इस तरह से उसके बारे में तो क्या, कभी किसी लड़के के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं वहाँ से अपने रूम में चली आई, ना जाने क्यों। और फिर लेकिन जब दिमाग शांत हुआ तो पता नहीं क्यों अपने नाम में आर खोजने लगी। वह नहीं मिला तो मन मायूस हो उठा। लेकिन रिद्धिमा में तो पूरा माँ है ना, यह देखकर मायूसी खुशी में बदल गई। रिद्धिमा मानसी यानी कि रिद्धिमानसी। मैंने कागज़ पर हम दोनों के नाम जोड़ लिए और वह देखकर साझा नाम जैसे मंत्र बन गया हो मेरे लिए, जिसे बार बार देर तक मैं दोहराती रही। तब भीतर पहला सवाल कुलबुलाया, यह मैं क्या कर रही हूँ। माना कि वह दोस्त है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, उसे लेकर मैं बहुत ही पॉजेसिव हूँ, हो सकता है शायद इसलिए। मगर उसको अपने नाम में खोजना, यह तो किसी भी एंगल से सही नहीं है। यह दोस्ती का कौन सा रूप है भला? कैसा खिंचाव है जो मुझसे उससे दूर नहीं हो रहा। यह मुझसे यह सब करवा रहा है। मुझे खुद अपने मन की गहराइयों में झांकने से अब डर लगने लगा था,
क्योंकि वहाँ से निकलने वाली रोमांटिक और फैंटेसी में बाकी टीनेज लड़कियों की तरह, लड़कों की नहीं बल्कि लड़कियों की तरह कोई टॉल डार्क हैंडसम लड़का या कोई फिल्मी हीरो नहीं होता था। वहाँ होती थी केवल और केवल रिद्धिमा। वहाँ रिद्धिमा खड़ी मिलती थी मुझे, बाहें फैलाए मुझे पुकारते हुए, अपने आलिंगन में भर बेतहाशा प्यार बरसाते हुए। वे बाहें दुनिया की सबसे हसीन और सबसे सुकून भरी पनाह हुआ करती थी, जो मेरे सारे डर, सारी शर्म सोख लेती थी। मैं उसे कहती, तुम संसार की सबसे सुंदर लड़की हो, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, पूरी की पूरी पागल। और वह खिलखिलाकर हंस पड़ती। हम एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर दो सिरफिरे बेबाक प्रेमियों की तरह दूर तक आपस में चलते रहते। हकीकत में शर्मसार मैं खुद से पूछा करती थी, यह कैसे हो सकता है? लड़की होकर किसी लड़की से प्यार? आज तक तो नहीं हुआ किसी को। अगर कोई यह सच जान गया तो क्या होगा? लाइफ बर्बाद हो जाएगी मेरी। सब हंसेंगे मुझ पर, ताने मारेंगे, और मॉम, उनका क्या रिव्यू होगा? वे तो बिल्कुल टूट ही जाएंगी। आखिर मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। वे पहले ही डैड की डेथ के बाद इतनी मुश्किलों से संभली हैं, उन पर क्या गुजरेगी भला? यह वह समय था जब मुझे अपनी पहचान हुई कि आई एम अ लेस्बियन। मेरा सहज आकर्षण लड़कों के लिए नहीं बल्कि लड़कियों के लिए है। मुझे ऐसा लगता कि रिद्धिमा मेरी सिर्फ दोस्त नहीं है बल्कि दोस्ती के लिबास में ढका यह एहसास दरअसल प्यार है। ऐसा प्यार जो अपोजिट सेक्स के लिए होता है। मुझे रिद्धिमा से हो गया है। नहीं नहीं, हुआ नहीं, यह तो कब से भीतर ही था, बस इसे कभी कोई नाम नहीं दिया गया था। एक दिन लाइब्रेरी में आयुष ने मुझे प्रपोज़ किया। मैं हैरान हो गई। वह सब कुछ जो मैं रिद्धिमा के लिए मन की तहों में हमेशा से दोहरा रही थी, आयुष ने ज़बान से कह डाला। हड़बड़ाकर उसने आई लव यू के जवाब में इतना ही मैं कह पाई थी कि आई लव समवन एल्स, और मैं चुप हो गई। कौन है वह खुशनसीब? आयुष ने मुझसे पूछा। उसे सच बताने का साहस मैं नहीं कर पाई। वह चला गया और मैं सोचती रह गई, क्या मेरे लिए भी अपने प्रेम का इजहार करना इतना आसान होगा जितना आयुष के लिए है? नहीं, मैं तो कभी नहीं कर पाऊँगी। क्या कभी रिद्धिमा को सच बता भी पाऊँगी? मैं कभी चाहती थी किसी दिन अपना दिल खोल कर उसके सामने रख दूँ, बिना डरे बिना झिझके उसके सामने। मगर कुछ डरों से पार पाना मुश्किल होता है, या शायद समझिए नामुमकिन होता है। रिद्धिमा दीपेश के करीब आती जा रही थी। वे दोनों नज़दीकियाँ खोजने लगे थे जिनमें मेरी जगह पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही थी। एक दिन उनकी फुसफुसाहट मुझ तक आखिर पहुंच ही गई। यार, जब देखो यह तुमसे चिपकी रहती है। आई डोंट लाइक दैट। सच कहूँ तो जिस तरह से वह तुम्हें देखती है, ऐसा लगता है कि शी इज़ अ लेस्बो। मेरा रोम रोम काँप उठा, देह पसीने से सराबोर हो गई। सच कहूँ तो उसकी हरकतों से मुझे भी अब चिढ़ होने लगी है और शक होने लगा है। इट्स सो इरिटेटिंग, मगर क्या करूँ यार, बचपन की सहेली है, कुछ कह भी नहीं पाती उससे मैं। बट इनफ इज़ इनफ। अब मुझे उसकी बाउंड्रीज तय करनी ही होगी। रिद्धिमा की धीरे से बोली गई बातें मेरे कानों में किसी बर्छी सी उतर गई। प्रेम में हारना क्या होता है, उसकी पीड़ा कितनी तेज़ होती है, यह उस दिन मैंने जाना और मान लिया कि रिद्धिमा मुझसे प्रेम नहीं करती। हाँ, मैं हार गई। खुद को छिपाना चाहती थी, मगर शायद शरीर की भी अपनी भाषा होती है। बिना बताए वह सबको सब कुछ बयान कर ही देता है।
धीरे धीरे स्कूल में कानाफूसियाँ शुरू होने लगी। मेरे बारे में लोग अलग अलग बातें करने लगे। किसी ग्रुप के पास से गुजरती तो कानों में फक्तियाँ सुनाई देती। गंदे मजाक तीर से चुभ जाते। वे हंसी रास्ते भर मेरा पीछा किया करती और मैं किसी अपराधी सी नज़रें झुकाए चलती जाती। मुझे बार बार जताया जाने लगा कि मैं उनसे अलग हूँ, बिल्कुल अलग, और इसलिए उनकी दोस्ती की नहीं, नफ़रत की पात्र हूँ। मेरा अलग होना प्रकृति की देन नहीं, बल्कि मेरा गुनाह है। ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफ़ी मुझे नहीं मिल सकती। मैं धीरे धीरे सिमटती चली गई, रिद्धिमा से, सबसे और खुद से भी। अपने सारे दोस्त खो चुकी थी सिवाय आयुष के। एक वही था जो मुझ पर बिना कोई लेबल लगाए, बिना जजमेंटल हुए मुझसे बात करता था और मुझे अच्छी तरह से समझता था। घर पर मॉम मेरे बदले रवैये को ऑब्जर्व कर रही थी। वे पूछती, तेरी रिद्धिमा से लड़ाई हो गई है क्या? ना वह घर आती है, ना उसके फ़ोन आते हैं, और बाकी सब दोस्त भी गायब हैं। क्या बात है भला? स्कूल में कुछ हुआ है क्या? ये आयुष ना, ये आजकल बहुत आता जा रहा है। कुछ पक रहा है क्या तुम दोनों के बीच में? कुछ हो तो बता दो मुझे। तुम दोनों के बीच में कहीं कुछ? क्या मॉम तुम भी ना, कहकर उनके सवालों को गोलमाल कर जाया करती थी। आखिर क्या जवाब देती मैं? वे अक्सर कहती, देख बेटा, इस साल बोर्ड है, तुझे ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। कैसे बताती, तुम्हारी बेटी आजकल जिस एग्ज़ाम से गुज़र रही है वह कितना पीड़ादायक है। वह इम्तिहान काफ़ी कठिन है। उसके सामने बोर्ड एग्ज़ाम्स कुछ भी नहीं हैं। बातों के पता नहीं कौन से पंख लगे होते हैं जो वे हवाओं से भी तेज़ उड़ सकती हैं। एक दिन यही हुआ। स्कूल में चलने वाले मेरे चर्चे मेरी माँ तक भी आखिर पहुँच ही गए। रिद्धिमा ने उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया था। यह कि अब हम दोस्त नहीं हैं, और क्यों नहीं हैं यह भी। वह दिन कभी नहीं भूल सकती मैं। क्या क्या नहीं कहा था मॉम ने मुझसे। मैं बेहद परेशान हो गई थी। मेरा कसूर बस इतना था कि उनके पूछने पर मैंने खुद को नहीं छिपाया था। थक गई थी दोहरे जीवन से। अब इस नकाब से, आज़ादी से जीना चाहती थी मैं। आज़ादी से सांस लेना चाहती थी। सोचा था माँ है, समझेंगी, मगर उन्होंने मुझे जिस नज़र से देखा वह मेरे रहे सहे वजूद को बिखेर गई। वे सिर पकड़कर ना जाने क्या क्या बड़बड़ाती जा रही थी। वे काफ़ी दुखी हो गई। इस लड़की ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। क्या सोचेंगे सब जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो? आखिर क्या कहेंगे? पीठ पीछे कितनी खिल्लियाँ उड़ाते होंगे। सब मेरी ही गलती है जो इसे इतनी ज़्यादा छूट दे रखी है। इससे तो अच्छा था पैदा होते ही मर जाती। और मैं बिस्तर पर औंधी पड़ी हुई लेटी तकिए में मुंह दबाए लगातार रोए जा रही थी। उस रात ईश्वर से यही पूछती रही कि भला इसमें मेरी क्या गलती है, कि अगर मैं ऐसी हूँ तो इसमें मेरी क्या खता। यह मेरा अपना चुनाव तो था नहीं, कुदरत ने मेरे लिए यही निर्धारित किया था। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, उससे भला मैं कैसे लड़ूं। अगले कुछ दिनों हमारे बीच अबोला पसरा रहा। हम दोनों आपस में बात नहीं करते थे। मैं उनका सामना करने से लगातार बचती रही। मैं रहती कभी सोने का बहाना कर, तो कभी कोर्स की किताबों में मुंह छिपाते हुए उसी में पड़ी रहती। एक दिन जब मैं घर पर पढ़ाई कर रही थी, वे मेरे पास आईं और बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा मानो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इतने दिनों बाद मॉम की प्यारी सी बातें सुनकर मुझे बड़ा सुकून मिला। प्यार भरी आवाज़ सुनकर दिल भर आया। मैं उनसे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। वे कुछ देर मुझे सीने से चिपकाए सहलाती रही और प्यार करती रही, और बाद में बोली, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है इंटरनेट पर।
कुछ लड़कियों में लड़कियों के प्रति यह एहसास हमेशा ऐसे डेवलप होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। और अभी तेरी उम्र ही क्या है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्र में वैसे भी कितने हार्मोनल इश्यूज़ रहते हैं। तू बिल्कुल मत घबरा, तू अभी ये सब कुछ मत सोच, पढ़ाई पर ध्यान दे बस, और कुछ नहीं। मैंने डॉक्टर गोयल से कल का अपॉइंटमेंट ले लिया है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल मत घबरा। वे साइकियाट्रिस्ट हैं, तेरे पापा को जानते थे, वे कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे और हमें बताएंगे जिससे तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तू चिंता मत कर। ठीक हो जाऊंगी? मॉम मुझे बीमार समझती हैं? यह एक मानसिक रोगी जो कुछ दवाइयाँ खाएंगी और उससे मैं ठीक हो जाऊंगी, या उनके हिसाब से सोचना, उनके तरीके से जीना शुरू कर दूंगी? यह सब सुनकर मेरा मन बुझ गया, मगर बिना किसी प्रतिवाद के चुपचाप हामी भर ली। अगले दिन हम डॉक्टर गोयल के क्लिनिक में बैठे थे। मिस मानसी गुप्ता, मेरा नाम पुकारा गया तो हम दोनों उठ खड़े हुए अंदर केबिन में जाने के लिए। लेकिन ओनली पेशेंट प्लीज़, सिस्टर ने कहा। मॉम वहीं पर रुक गई और सिर्फ मैं डॉक्टर के केबिन में अकेले ही अंदर गई। उन्होंने मुझसे सहजता से बातचीत की, मेरे बारे में और सारी जानकारियाँ ली, मेरे स्कूल के बारे में, और फिर बाद में मॉम को अंदर बुला लिया। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आपकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल और हेल्दी है। अरे क्या कह रहे हैं आप समझ नहीं रहे हैं। शायद इसने आपको पूरी बात नहीं बताई है अपने बारे में, तभी आप ऐसा कह रहे हैं। इसने मुझे सब कुछ बताया है, आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एंड आई मस्ट से यह बहुत ही बहादुर भी है, इसलिए तो आप सबको ये बातें पता चली हैं। इतनी छोटी उम्र में सोसाइटी का, फ्रेंड्स का, फैमिली का प्रेशर हैंडल करना आसान बात नहीं होती है। आप समझ नहीं रहे हैं, आप शायद कुछ और कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, समझना तो आपको है भाभी जी, आपको थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है। आपकी बेटी जानती है कि वह होमोसेक्सुअल है, यानी कि उसको लड़कों में नहीं लड़कियों में दिलचस्पी है, और वह उसे स्वीकार भी कर रही है, लेकिन आप नहीं कर रही हैं। एक्चुअली काउंसलिंग की ज़रूरत मानसी को नहीं बल्कि आपको है। आपको समझना पड़ेगा अपनी बेटी को, उसकी सेक्सुअलिटी को ना सिर्फ समझना है बल्कि उसे मॉरली सपोर्ट भी करना है, ताकि वह अपनी लाइफ में अच्छे से और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ पाए। देखिए, यह कोई मानसिक या शारीरिक रोग नहीं है, यह केवल एक स्थिति है जिसमें इंसान ऑपोजिट जेंडर की ओर नहीं बल्कि अपनी सेम जेंडर की तरफ आगे बढ़ता है, उसकी ओर आकर्षित होता है। दिस इज़ नेचुरल। आप इसे ईश्वर की इच्छा भी समझ सकती हैं, क्योंकि यह सब मानसी ने अपने आप नहीं किया है, जिसे आप या मैं कभी भी बदल नहीं सकते। डॉक्टर गोयल की बात सुनकर मॉम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वे जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी और पत्थर की तरह जम गईं। देखिए भाभी जी, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत, लेकिन आपके लिए यह सोसाइटी ज़रूरी है या फिर आपकी बेटी, यह अब आपको ही तय करना है। वैसे मैं आपको कुछ ऐसे पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकता हूँ जो मानसी की तरह ही हैं और जिन्होंने अपने बच्चों के ऐसे इश्यूज़ को बहुत ही अच्छे से डील किया है। आप उनसे बात कर सकती हैं और चाहें तो उनसे गाइडेंस भी ले सकती हैं इस मामले में। डॉक्टर गोयल ने मॉम को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, मगर वे जहाँ से चली थी घूम फिर कर वहीं आकर खड़ी हुई थी। उन्हें ना बदलना था और वे ना बदली। ज़्यादातर खोई खोई रहती, किसी से हंसना बोलना, बाहर आना जाना सब कुछ बंद कर दिया था। हमारे बीच काम भर की बातें हुआ करती थी। बस एक बात अच्छी हुई थी,
वह यह कि उन्होंने अब मुझे कोसना बंद कर दिया था। ये चलो, यह भी अच्छा है, लेकिन स्वीकार अभी भी नहीं किया था। मैं एक दिन टेरेस पर खड़ी नीचे गार्डन में खिले फूलों को देख रही थी बड़े ध्यान से। अचानक मॉम मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह उस दिन डॉक्टर गोयल कह रहे थे ना बायसेक्सुअलिटी के बारे में, कि बायसेक्सुअल लोग ऐसे लोग होते हैं जो लड़के और लड़कियां दोनों की तरफ आकर्षित होते हैं समान रूप से। तो देखना, हो सकता है तेरा भी ऐसा ही स्वभाव हो, यानी तुझे भी लड़के और लड़कियां दोनों पसंद हो, तुझे पता ना हो। मैं कुछ समझ नहीं पाई। देख, रिद्धिमा तेरी बचपन की सहेली थी, हो सकता है अनजाने में शायद इसलिए तो उसकी तरफ आकर्षित हुई हो, इसलिए तुझे उसके लिए ऐसी फीलिंग्स आई हो, मगर इसका मतलब यह तो बिल्कुल नहीं कि तुझे लड़के बिल्कुल पसंद ही नहीं आए, कि तुम फ्यूचर में किसी लड़के को पसंद नहीं कर सकती, उससे नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं रख सकती। इंटरनेट पर मैंने काफ़ी जानकारियाँ हासिल की है, और इंटरनेट पर ऐसे कितनी फेमस औरतों के बारे में पढ़ा है जो कि बायसेक्सुअल हैं, यानी जो पहले सेम जेंडर के लिए झुकाव महसूस करती थी, मगर बाद में एक मर्द से शादी की और अब नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। क्या पता तू भी उनके जैसी ही हो। उनकी आंखों में कुछ धुंधली उम्मीदें फिर लहरा रही थी। अच्छा, एक बात तो बताना ज़रा, तुझे आयुष कैसा लगता है? माँ ने मुझसे आखिर पूछ ही लिया। मुझे लगता है कि वह तुझे पसंद करता है मॉम। आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब फिर कह रही हूँ कि मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा है। नहीं सोचा तो सोच मानो, इसमें क्या बुराई है भला? कोशिश कर बदलने की, कुछ तो मेहनत कर। तेरी एक कोशिश से हम कितनी मुश्किलों से बच जाएंगे, कितनी फजीहत से बच जाएंगे, वरना तुझे अंदाज़ा नहीं है हमारी ज़िंदगी कितनी जहन्नुम हो जाएगी। अपने स्कूल में नहीं देख रही क्या क्या बातें बता रहे हैं लोग तुम्हारे बारे में? देख, मैं सब कुछ नहीं जानती, मुझ में इतनी हिम्मत बिल्कुल नहीं है कि लोगों के ताने और फप्तियाँ सुन सकूं। नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी यह सब। उससे पहले तो मैं ही मर जाऊंगी यह सब देखने सुनने से। मॉम की आंखें बिना वजह बरसने लगी थी और मैं नीचे गार्डन में खिले फूलों को देखकर सोच रही थी कि यह सब रंग रूप और खुशबुओं में कितने अलहदा हैं, फिर भी सब खुश हैं और अपनी तरह से मुस्कुरा रहे हैं। इनकी दुनिया में एक फूल दूसरे से नहीं कहता होगा कि देखो तुम मेरी तरह नहीं हो, इसलिए तुम्हें खिलने का और खुशबू देने का, महकने का कोई हक नहीं है। काश मैं इंसान ना होकर एक फूल होती। मॉम को यूं दुखी देखकर मैं कमज़ोर पड़ गई और मैं भी दुखी हो गई। उनकी खुशी के लिए फिर एक झूठा नकाब ओढ़ लिया आयुष को पसंद करने का, और मेरे पास चारा ही क्या था। कभी कभी हंसी आती थी देखकर कि जिस आयुष के आने पर मम्मी चौकन्नी हो जाती थी कि कहीं मेरा उसके साथ अफेयर तो नहीं चल रहा, वही आज उसके आने पर कितनी खुश हो जाती थी। मेरे इस नकाब से मॉम अब बेहद खुश रहने लगी थी। एल्बम में लगी अगली फ़ोटो मॉम और आयुष की सेल्फी थी, जिसने मेरे लिए मेरे होठों पर भी मुस्कान बिखेर दी। 2 पन्नों बाद एक पार्टी की फ़ोटो थी, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी। मुझे अब तक याद है, मुझे यहाँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन मिल गया था। हॉस्टल में रहती थी और घर कम ही आया जाया करती थी। आयुष दिल्ली के एक लॉ कॉलेज में पढ़ता था। हम दोनों लगातार टच में रहते थे। वीकेंड पर या शाम को अक्सर मिलने आ जाया करता था। पूरा का पूरा ध्यान रखता था मेरा। पूरा हॉस्टल उसे मेरा बॉयफ्रेंड मानता था और मैंने भी कभी इस बात से किसी को भी झुठलाया नहीं और ना ही उससे इनकार किया। मगर कोई था वहाँ जो मुझे
पहचान रहा था। मेरी बैचमेट तन्वी, उसके बारे में सब लोग अजीब बातें करते थे। सब जानते थे कि वह लेस्बियन है। पीठ पीछे बातें भी करते, हंसते भी, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे देखकर सोचा करती थी, यह कितनी खुश, कितनी आज़ाद रहती है, ना कोई अपराध बोध और ना ही कोई शर्म। मैं ऐसे खुलकर क्यों नहीं जी सकती, या फिर कभी तो जीऊँगी। मेरे मन में ऐसे विचार आते। कभी कभी उसकी नज़रें मुझ में कुछ तलाशती महसूस होती और मैं चोर निगाहें फेर लिया करती थी। एक दिन कंप्यूटर लैब में हम साथ साथ बैठे थे। वह अचानक बोल पड़ी, तुम खुद को छुपाती क्यों हो? व्हाट डू यू मीन? मैंने हैरान होने का नाटक किया। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ और तुम समझती भी हो कि मैं क्या कह रही हूँ। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा तो मैं सिहर उठी बुरी तरह से। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारे जैसे बिल्कुल नहीं हूँ। वह तो मैं जानती हूँ कि तुम मेरे जैसी नहीं हो। तुम डरपोक हो, क्योंकि मैं डरपोक नहीं हूँ। तुम खुद से शर्मिंदा हो और मैं खुद से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ, तुम नहीं। उसकी बातें सुनकर मेरी देह तप गई, नज़रें नीची हो गई। मुझसे कोई जवाब देते नहीं बना। डोंट डू दिस टू योरसेल्फ मानसी। आखिर खुद को इतना दबाकर छिपाकर रखोगी तो एक दिन बिखर जाओगी। फिर कैसे संभाल पाओगी खुद को? क्या करोगी खुद का? फिर कोई नहीं समेट पाएगा तुम्हें, ना तुम्हारे घर वाले और ना ही डॉक्टर्स। लाइफ इज़ प्रीशियस। ये जीने के लिए मिली है, घुट घुट कर मरने के लिए नहीं। यह बात तुम्हें समझ में नहीं आती? एक बार खुलकर इसका सामना कर लो, फिर देखना लाइफ कितनी आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए और हर किसी के लिए जो तुम्हारे आसपास है। उस दिन अच्छा लगा उससे बात करके। कम से कम उससे खुद को छिपाना छोड़ दिया था मैंने। हम अच्छे दोस्त बन गए थे। अब केवल वही मेरी उम्मीद थी। किसी अंधेरे रास्ते पर हाथों में दिया लेकर मुझसे आगे खड़ी लड़की, मेरी मदद के लिए, जो मुझसे कह रही हो, देखो तुम्हारे लिए रोशनी लेकर आई हूँ, तुमको आगे बढ़ना है। थोड़ा तुम्हें कोशिश करनी है, थोड़ा मुझे। बस खुद पर भरोसा रखो और चलती रहो। कुछ देर अतीत के गलियारों में झांक कर मैंने उठकर खिड़की खोल दी। बारिश थम चुकी थी, मगर हवा अभी भी तेज़ थी। स्ट्रीट लाइट गीली सड़कों को दूधिया रोशनी से पूरी तरह से नहला रही थी। अचानक से आसमान में कौंधी बिजली के साथ आंखों के सामने तन्वी का रोशन चेहरा कौंध गया। फाइनल ईयर तक आते आते हमारी दोस्ती ने एक नए रिश्ते को आकार दे दिया था। हम अब कपल थे। कैंपस इंटरव्यू में हमारी पुणे की सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब लग गई थी। कॉलेज के बाद हमने साथ रहने का निर्णय ले लिया था। सारा कॉलेज हम दोनों के बारे में जानता था। सब इस बारे में जानते थे सिवाय मॉम के। जहन में तन्वी की कही बात अचानक से गूंजने लगी। एक बार इस सच का खुलकर सामना कर लो, फिर देखना लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। कुछ सोचकर गहरी सांस भरी और मैं सोने चली गई। अगले दिन लंच में आयुष और मेरे साथ तन्वी भी थी, लेकिन जब मॉम की वीडियो कॉल आई तो वह वहाँ से जाने लगी। मैंने चुपके से उसका हाथ पकड़ लिया। कभी तो मॉम को बताना ही पड़ेगा ना, तो फिर आज ही सही, आज ही उसे सब सच सच बता देते हैं। कैसी हो मानू? तेरे कैंपस इंटरव्यू का क्या रहा? मुझे पुणे की एक बड़ी कंपनी में जॉब मिली है मॉम, और एकेडमिक में स्टार परफॉर्मर का अवार्ड भी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। और
एक बात और बतानी है मॉम आपको, मैं हिचकते हुए बोली। आयुष और मैं अच्छे दोस्त हैं, केवल अच्छे दोस्त। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बट आई एम अ लेस्बियन। यह कहते हुए मैं एकदम चुप हो गई। एंड आई कांट चेंज दिस टू यू। मॉम कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आई एम स्टिल प्राउड ऑफ यू बेटा। तू मेरी होनहार बेटी है और बहादुर भी। तूने सारी स्थिति का हमेशा बड़ी बहादुरी से सामना किया है। वह तो मैं ही थी जो कमज़ोर थी। मैं डॉक्टर गोयल से काफ़ी बार मिली हूँ और उन्होंने मुझे अच्छी तरह से तेरी सिचुएशन समझाई है। अब मैं अच्छी तरह समझती हूँ। आई एम विद यू बेटा। अगली बार जब घर आए तो तन्वी को भी अपने साथ लेकर आना। मैं मिलना चाहती हूँ उससे। तन्वी? आप जानती हैं उसे? हाँ, आयुष ने मुझे सब बता दिया था। अगर सच कहूँ तो मुझे इस हालात का सामना करने के लिए डॉक्टर गोयल के साथ साथ आयुष ने भी बहुत अच्छे से तैयार किया है। कितनी अजीब बात है ना बेटा। मुझे अपनी बेटी को समझने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ा। आयुष बीच में ही बोल पड़ा, वह बात ज़रूरी नहीं है आंटी जी। ज़रूरी यह है कि आप समझी, अच्छे से समझ गई। वरना कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो हालात को समझना ही नहीं चाहते, जिनकी ना समझी उनके बच्चों को बिना किसी गुनाह के सुसाइड अटेम्प्ट तक ले जाती है। मॉम तन्वी और आयुष से खूब बातें कर रही थी। उनके बीच हंसी मजाक चल रहे थे और मैं उन्हें एंजॉय कर रही थी। लग रहा था जैसे आज सीने से भारी बोझ उतर ही गया आखिर, और मैं इतने सालों बाद खुलकर सांस ले रही हूँ। चेहरे पर जबरन ओढ़ा नकाब हटा हो और खुद को आईने में देख पा रही हूँ। जो हूँ, जैसी हूँ, बस वैसी ही। जानती थी मुश्किलें आगे भी होंगी, मगर अब परवाह नहीं थी। मॉम का खोया दुलार मिल गया था। तन्वी का हाथ मेरे हाथों में था और आयुष जैसे दोस्त का साथ भी। बचपन के गलियारों में कई खोई ज़िंदगी आज वापस लौट आई थी। पहली बार दिल से निकला, शुक्रिया ज़िंदगी, शुक्रिया। और लगने लगा कि ज़िंदगी वाकई में गुलजार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।